अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में आज बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो गई है। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को और साथ में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आज से प्रिकॉशन डोज दी जा रही है। प्रिकॉशन डोज पहली 2 खुराक की तरह ही होगी, यानी कि जिन लोगों ने पहली 2 खुराक कोविशील्ड की ले ली है उन्हें कोविशील्ड की ये तीसरी डोज लगेगी, कोविशील्ड टीका, और जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उन्हें कोवैक्सीन की डोज दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के हिसाब से प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने यानी कि 39 सप्ताह पूरे होने के आधार पर लगने हैं। अब ये अहम जानकारी है। देखिए, कई सारे लोगों के जहन में सवाल कि कौन ये तीसरे डोज के लिए कैपेबल है, कौन ले सकता है, कौन एलिजिबल है, इसको लेकर कई सवाल थे। अब ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि प्रिकॉशन डोज दूसरी खुराक दिए जाने की तारीख से 9 महीने यानी कि 39 सप्ताह पूरे होने के आधार पर लगने हैं। इसका ख्याल आपको रखना होगा। ये बड़ी जानकारी। यूपी उत्तराखंड में भी लगातार सुबह से तस्वीरें आ रही है जहां पर लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। देश भर में आज से बूस्टर डोज देने की शुरुआत हो गई है। नोएडा में भी आज सुबह से ही फ्रंटलाइन वर्कर, बीमार और 60 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों के लिए बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर या सीधे बूथ पर पहुंच करके भी टीका ले सकते हैं। नोएडा से देखते हैं संवाददाता बलराम पांडे की ये खास रिपोर्ट। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश में बूस्टर डोज की शुरुआत कर दी गई है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में मौजूद है, जहां पर बूस्टर डोज का काउंटर बनाया गया है। यहां पर जो भी लाभार्थी हैं वो पहुंचकर अपना बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। आपको बता दें, सबसे पहले फ्रंट वर्कर और हेल्थ वर्कर को बूस्टर डोज दी जा रही है। इसके अलावा जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हें भी बूस्टर डोज लगाई जा रही है, ताकि इस महामारी से बचाव में जो हमारे फ्रंट वर्कर हैं, सबसे आगे खड़े होते हैं, उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसके अलावा जिनको 9 माह हो चुके हैं दूसरी डोज लगाए हुए, वो भी बूस्टर डोज के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इस महामारी से बचाव के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है, और यही वजह है कि अब फ्रंटलाइन वर्कर को बूस्टर डोज लगा करके उन्हें इस महामारी से सुरक्षित रखने का काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी अब बूस्टर डोज को ज्यादा से ज्यादा फ्रंट वॉरियर को लगाने की कवायद में जुट गए हैं। नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट कपिल सोलंकी के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। बलराम की रिपोर्ट आपने देखी, नोएडा से वो जानकारी दे रहे थे किस तरीके से यहाँ पर बूस्टर डोज की शुरुआत हो रही है, तैयारी किस तरीके की है। लखनऊ से शैलेश और नोएडा से खुद बलराम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अब चलते हैं शैलेश के पास। शैलेश, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत हो चुकी है क्या वहाँ पर, और कैसी तस्वीरें सुबह से लेकर के अभी तक आपने देखी है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 9:30 बजे से बूस्टर डोज लगने का कार्यक्रम शुरू हुआ। एक तरफ बूस्टर डोज लग रही है तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से फील्ड पर निकल चुके हैं, और अब से कुछ देर पहले ही वो लखनऊ का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है कोविड-19 का, वहाँ पर पहुँचे और अंदर पहुंचकर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। हम चलते हैं अंदर और देखते हैं। मुख्यमंत्री ने यहां से निकलने के बाद बताया कि किस तरह से पूरे प्रदेश में जो निगरानी समितियां हैं वो पूरी तरह से एक्टिव है। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपील की कि सब लोग जो हैं वो अपना वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूर कराएं, समय से उसमें डिले ना करें, क्योंकि सावधानी से ही बचाव हो सकता है। आप देख सकते हैं ये लखनऊ का कोविड को लेकर जो बनाया गया ICCC है, ये उसका ऑफिस है, जहाँ पर तमाम ये स्टाफ जो है लगा है, जो दिन भर यहाँ पर जो कोविड के मरीज़ हैं उनसे बातचीत ये लोग करते हैं। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन है उसकी निगरानी की जा रही है। वैक्सीनेशन की निगरानी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए वो सूची भी बनाई गई है जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली है, और उन लोगों से भी संपर्क किया जा रहा है ताकि वो लोग भी अपना वैक्सीनेशन करा लें। तो एक ये काम भी यहाँ से चल रहा है, किसको मेडिसिन की किट पहुँचवानी है, ये जितना भी कोऑर्डिनेशन का काम है वो ICCC से चल रहा है। और मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तरह से सभी 75 ज़िलों में इस समय अगर बात की जाए तो ये ICCC जो है वो एक्टिवेट हो चुके हैं, 24 घंटे चल रहे हैं। और अगर लखनऊ में बात करें तो 2 ज़िला प्रशासन के अधिकारियों की यहाँ पर शिफ्ट जो है अलग अलग शिफ्ट में ड्यूटी भी लगाई गई है। और यहाँ पर जो मुख्यमंत्री आए निरीक्षण के लिए तो उसके बाद में
उस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ में जो लखनऊ के सीएमओ हैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल और तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा अपर मुख्य सचिव की अगर बात करें तो सूचना नलिनी सहगल और उनके साथ में मनोज सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। और इसके बाद मुख्यमंत्री के जाते ही जो अधिकारी हैं, अब सीएमओ और जो ज़िले के अधिकारी हैं वो बगल में ही एक कार्यालय में अपनी बैठक करने गए हैं कोविड प्रबंधन को लेकर। कोविड वैक्सीनेशन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लखनऊ में भी तेज़ी से चल रहा है। सुबह से ही लोगों का पहुँचना शुरू हो गया था बूस्टर डोज के लिए, जिसमें बड़ी संख्या में 60+ के लोग थे जो गंभीर बीमारी वाले, इनको लगनी है वो थे। इसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ देखिए आज मुख्यमंत्री ने कही कि 15 जनवरी तक ये लक्ष्य रखा गया है कि 15 से 17 साल के उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग हैं उनका कोविड वैक्सीनेशन पूरा कर लिया जाए। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे यहाँ की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में भी। कुछ अधिकारी जो हमें नज़र आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। और देखिए जो लक्ष्य है निश्चित रूप से बड़ा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो आप देखें आज 10 तारीख हो चुकी है। 5 दिन में पूरे प्रदेश में 1,41,00,000 के पास 15 से 17 साल के लोग हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। काफ़ी लोगों का हो चुका है, लेकिन अब 3 तारीख से देखिए शुरुआत हुई है और महज यानी 3 तारीख से शुरू हुआ जो वैक्सीनेशन है उसको 15 तारीख तक मुख्यमंत्री ने कहा कि सबका वैक्सीनेशन पूरा हो जाए, लक्ष्य रखा गया। 15 ही वो तारीख भी है जब तक के लिए। ठीक है शैलेश, 15 तारीख तक का टारगेट रखा गया है और इसी टारगेट को आधार मानते हुए लगातार आगे बढ़ा भी जा रहा है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी लगातार आगे बढ़ रही है। अब इस लक्ष्य को कब तक पा लिया जाता है, जो तारीख निर्धारित की गई है उस तारीख तक लक्ष्य पा लिया जाएगा, इस पर भी लगातार नजर होगी। आपने ये जानकारी दी विस्तार से। चलिए बलराम के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर यह है कि गाजियाबाद में कोरोना की तेज रफ्तार दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 1344 नए कोरोना के मरीज यहां पर मिले। गाजियाबाद का ये डेटा आपको बता रहा है। और गाजियाबाद में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 4542 पहुंच गई है। तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण गाजियाबाद में और लगातार मामले किस तरीके से यहां पर बढ़ रहे हैं। मामलों के बढ़ने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। अब बलराम इसी पर लगातार बने हुए। बलराम देखिए, एक तरफ तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है, बूस्टर डोज भी आज से लगाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ चिंता जस की तस बनी हुई है। कोविड की रफ्तार भी थम नहीं रही, लगातार कोविड के मामले निकल करके सामने आ रहे हैं। आप कहां पर मौजूद हैं, वहां से क्या तस्वीरें आपको दिखाई देती हैं, किस तरीके से आज जो बूस्टर डोज की प्रक्रिया है वो बढ़ रही है नोएडा में आगे? बिल्कुल दीपा, जिस तरीके से कोरोना की तीसरी लहर धीरे धीरे अपना पैर पसार रही है उसको लेकर के प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि जिम्मेदारी है कि इस महामारी से लोगों को बचाया जाए, क्योंकि प्रदेश में चुनाव है और साथ ही कोरोना की जो महामारी है वो धीरे धीरे फैल रही है। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा में आज सुबह 10 बजे के बाद से बूस्टर डोज की शुरुआत हो गई है। धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लोगों को पहुंचना चाहिए वो विजिबिलिटी नहीं देखने को मिल रही है। कुछ पुलिसकर्मी पहुंचे, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी यहां पर पहुंचे हैं बूस्टर डोज के लिए, लेकिन जो तादाद होनी चाहिए थी बुजुर्गों की, फ्रंट वॉरियर की और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उतनी तादाद अभी बूस्टर डोज के काउंटर पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन भारी तादाद में वैक्सीनेशन के लिए लोग जरूर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा जरिया है इस महामारी से बचाव के लिए। और प्रशासन, सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा और गाजियाबाद की, तो ये देश की राजधानी दिल्ली से सटे हुए हैं और यहाँ पर भी कोरोना का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार 1000 के पार आंकड़ा जा रहा है कोरोना के संक्रमित मरीजों का। और अभी अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे की, तो 1200 से ज़्यादा संक्रमित मरीज नोएडा में पाए गए हैं। 1300 से ज़्यादा संक्रमित मरीज पिछले 24 घंटे में गाजियाबाद में पाए गए हैं। तो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन किया जाए। और खास तौर से जो फ्रंट वर्कर हैं, जैसे पुलिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए चिंता भी बढ़ गई है और इसीलिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर चल भी रही है। बूस्टर डोज की भी शुरुआत हो चुकी है। पूरी कोशिश ये है प्रशासनिक अमले की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि मामलों को रोका जाए, कोविड की जो चेन है उसको तोड़ा जाए और जो भयंकर स्थिति हमने देखी थी पहली और दूसरी लहर में, वो स्थिति अब बनने ना पाए। आप दोनों ही रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है देहरादून से। दोपहर 12:15 बजे कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है देहरादून में। बड़ी खबर है, दोपहर 12:15 पर कांग्रेस की होगी पीसी और आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भाजपा को घेरेंगे हरीश रावत। हरीश रावत ने ट्वीट किया और ये जानकारी खुद ही साझा की है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि भाजपा का पर्दाफाश करूंगा।
आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं भाजपा वाले, ये आरोप लगा रहे हैं हरदा। और वो कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेंगे तो फिर पर्दाफाश करेंगे बीजेपी का। दोपहर 12:15 बजे का वक्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं हरीश रावत और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप वो सीधे लगा रहे हैं सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी पर। और ये कह रहे हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो इसी मसले पर बीजेपी का पर्दाफाश वो करेंगे। बड़ी खबर है। बलरामपुर से बड़ी खबर है। तुलसीपुर चेयरमैन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, एसपी के मुताबिक हिरासत में पूर्व सांसद रिजवान जहीर, पूर्व सांसद की बेटी और दामाद भी पुलिस हिरासत में। और पूर्व सांसद ने अपने 2 शूटरों से कराई फिरोज पप्पू की हत्या। ये एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बलरामपुर से खबर है, तुलसीपुर चेयरमैन हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। एसपी के मुताबिक हिरासत में पूर्व सांसद रिजवान जहीर हैं, ये उन्होंने कहा है। साथ में पूर्व सांसद की बेटी और दामाद भी पुलिस हिरासत में है। पूर्व सांसद ने अपने 2 शूटरों से फिरोज पप्पू की हत्या कराई थी, ये एसपी ने जानकारी दी है। अभी बहुत बड़ा खुलासा, ये बड़ी खबर। इस पूरे हत्याकांड के बाद से कई सारे सवाल भी खड़े हुए थे और कई सवाल दागे गए थे। अब बलरामपुर से ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। तुलसीपुर चेयरमैन हत्याकांड में बड़ा खुलासा एसपी ने किया है। एसपी साहब ये कह रहे हैं कि हिरासत में हैं पूर्व सांसद रिजवान जहीर और साथ ही साथ पूर्व सांसद की बेटी और दामाद भी पुलिस हिरासत में इस वक्त मौजूद हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि पूर्व सांसद ने अपने 2 शूटरों से फिरोज पप्पू की हत्या करवाई थी। अब इस मसले पर, इस खुलासे के बाद अब क्या नया मोड़ आता है, इस पर भी लगातार नजर होगी किस तरीके से अब ये पूरा मामला आगे बढ़ता है। बहरहाल ये बड़ी खबर इस वक्त की बलरामपुर से आपको हम दे रहे हैं, जहां पर एसपी ने ये बड़ा खुलासा किया है पूर्व सांसद को लेकर, उसकी बेटी और दामाद को लेकर भी ये बड़ा खुलासा है। एसपी के मुताबिक पूर्व सांसद रिजवान जहीर पुलिस हिरासत में और साथ ही साथ उनकी बेटी और दामाद भी पुलिस हिरासत में इस वक्त मौजूद। ये बड़ी जानकारी है। इस पूरे मसले पर और भी डिटेल्स हम जुटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल जो खबर है वो यही कि एसपी ने खुलासा किया। एसपी के मुताबिक ये उजागर होता है कि पूर्व सांसद की बेटी और दामाद भी पुलिस हिरासत में मौजूद हैं और उसके अलावा पूर्व सांसद रिजवान जहीर भी पुलिस हिरासत में, एसपी ने जानकारी साझा की है। और ये भी कहा कि पूर्व सांसद ने अपने 2 शूटरों से फिरोज पप्पू की हत्या करवाई। अब इस मामले पर जो भी अपडेट होगी वो आप तक पहुंचाएंगे। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से बड़ी खबर है। डीएम विनय शंकर पांडे ने बड़ी कार्रवाई की है। बैक डेट में नियुक्ति समायोजन करने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी नपे हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी पर भी कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रविवार को छुट्टी के दिन दफ्तर खोलकर समायोजन नियुक्ति पत्र तैयार कर रहे थे। शिकायत मिलने पर डीएम ने छापा मारा और फिर यह कार्रवाई हुई है। शिक्षा विभाग को दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने की सिफारिश भेजी गई है। और उधर यूपी पुलिस ने चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार का चुनाव कोरोना महामारी के बीच में होना है, ऐसे में तमाम एहतियात भी बरते जाएंगे। पुलिस के सामने चुनाव की प्रक्रिया शांतिपूर्वक कराने के साथ ही कोरोना के संक्रमण से खुद को और आम जनता को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती होगी। चुनाव को लेकर पुलिस की क्या है तैयारी, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने भी चुनाव कराने के लिए कमर कस ली है। ये चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार महामारी के दौरान लोकतंत्र का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। पुलिस अधिकारियों के सामने चुनाव शांतिपूर्वक कराने के साथ ही आम जनता और ड्यूटी पर लगे कर्मचारियों को कोविड संक्रमण से बचाने की बड़ी चुनौती भी है। इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रदेश की 95 विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील और 33 विधानसभा क्षेत्र अति संवेदनशील चिन्हित की गई हैं। 2.25 लाख मतदान स्थलों में से 29,138 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन के रूप में चिन्हित किए गए हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, ललितपुर, मेरठ, चंदौली और सोनभद्र के 456 मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां कम्युनिकेशन की समस्या के चलते पुलिसकर्मी सैटेलाइट फोन और रेडियो सेट इस्तेमाल करेंगे।